स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए MHI 03 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लाया हूं, जो आपके एग्जाम में दिखेंगे। आपका कोड है, कोड का जो टाइटल है स्टूडेंट्स वो है इतिहास लेखन। तो ये आपने देख लिया और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। इसका देखिए, मैंने एक पीडीएफ पहले यूट्यूब में अपलोड किया था वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसके बारे में बताया, सर प्लीज इसका आंसर भी दे दीजिए। सो मैंने आपके लिए लाया है, आप लोग देख सकते हैं। एंड अगर आप दिसंबर 25 में एग्जाम दे रहे हैं, जिनका एग्जाम होने ही वाला है अब, है ना, कुछ ही देर में, एंड जून 26 वाले जो स्टूडेंट है, आप दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, सिंस मेरे पास टाइम नहीं है, जिसकी वजह से मैं आपको सही से समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन आपको करना क्या है, मैं जो भी यहाँ पर पढ़ूं, ऐसे इजी लैंग्वेज में मैंने लिखा है, इसे ध्यान से सुनना है। मैं जो पढ़ूंगा ध्यान से सुनना है, और ध्यान से जब सुनेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा और याद भी होने लगेगा। जब पूरा वीडियो आप देख लेंगे, आपको लास्ट में ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। देन आपको एक बार रिवाइज करना है, आपको कंप्लीटली इसका प्रिपरेशन हो जाएगा एंड आप एग्जाम के लिए अच्छे तरह से प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो और चैनल में न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए, हम लोग टाइम वेस्टिंग करते हुए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन क्या है, इतिहास लेखन में सामान्यीकरण के महत्व। तो इतिहास लेखन में सामान्यीकरण क्या है, ये आपको बताना है यहाँ पे। तो ध्यान से सुनिए, समझिए। इतिहास लेखन में सामान्यीकरण यानी जनरलाइजेशन का जो अर्थ है वो होता है अनेक घटनाओं, तथ्यों और उदाहरणों को समझकर उनके बीच मौजूद सामान्य प्रवृत्तियों, कारणों और परिणामों को पहचानना। यह इतिहास को केवल घटनाओं की सूची न बनाकर उनके तार्किक और व्यवस्थित विश्लेषण के रूप में प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, आगे सामान्यीकरण का जो मुख्य महत्व है यह है कि इससे इतिहासकार बड़े सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों को एक व्यापक दृष्टि से समझ पाता है। केवल व्यक्तिगत घटनाएं बताने से इतिहास अधूरा रहता है, लेकिन सामान्यीकरण से यह स्पष्ट होता है कि किसी काल में समाज की सोच कैसी थी, शासन के तरीके कैसे बदल रहे थे, या आर्थिक गतिविधियों में कौन-कौन सी समान प्रवृत्तियां उभर रही थी। यह इतिहास को सुव्यवस्थित, अर्थपूर्ण और तुलनात्मक बनाने में मदद करता है। साथ ही इससे भविष्य के लिए भी सीख मिलती है, क्योंकि सामान्यीकरण हमें बताता है कि प्रक्रिया कैसे चलती है और समाज में परिवर्तन किस दिशा में होते हैं। इसलिए इतिहास लेखन में सामान्यीकरण इतिहास को गहराई, स्पष्टता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, पारंपरिक चीनी इतिहास लेखन की विलक्षण विशेषताओं का क्या कीजिए, विश्लेषण कीजिए। ध्यान से सुनिए। पारंपरिक चीनी इतिहास लेखन दुनिया की सबसे पुरानी और संगठित इतिहास परंपराओं में से एक है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि चीन में इतिहास हमेशा राजवंशों के क्रम में लिखा जाता था। हर राजवंश के समाप्त होने के बाद नया राजवंश पिछले शासन का पूरा इतिहास तैयार करवाता था, जिसे राजवंशीय इतिहास कहा जाता था। इससे घटनाओं का क्रम स्पष्ट, व्यवस्थित और विश्वसनीय बनता था। चीनी इतिहास पर कन्फ्यूशियस दर्शन का गहरा प्रभाव था। इस कारण इतिहास सिर्फ घटनाओं का बयान भर नहीं होता था, बल्कि शासकों को की नैतिकता, कर्तव्य, आचरण और शासन की गुणवत्ता को महत्व दिया जाता था। कौन सा राजा कौन सा राजा सही निर्णय लेता था, कौन सा गलत, यह बताना भी इतिहास का हिस्सा माना जाता था। एक और विशेषता यह थी कि चीनी इतिहासकार बहुत अनुशासित और सावधान होते थे। वे युद्ध, कृषि, मौसम, कर व्यवस्था, सामाजिक परिवर्तन, भूगोल और प्रशासनिक गतिविधियों का बिल्कुल विस्तार से रिकॉर्ड रखते थे। सम्राटों के पास आधिकारिक दरबारी इतिहासकार होते थे, जिनका काम था प्रतिदिन की घटनाओं को लिखना, ताकि भविष्य में कोई तथ्य गलत न हो। इसके अलावा चीनी इतिहास में किंवदंतियों और वास्तविक तथ्यों के बीच संतुलन बनाकर रखा जाता था। पारंपरिक चीनी इतिहास लेखन व्यवस्थित, नीतिक दृष्टि से संपन्न, क्रमबद्ध और अत्यंत विश्वसनीय माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मौखिक इतिहास, है ना, मौखिक इतिहास तथा लिखित परंपराओं से इसके अंतर पर एक लेख लिखिए। मौखिक इतिहास क्या है? देखिए, मौखिक इतिहास वह परंपरा है जिसमें किसी समाज, समुदाय या फिर परिवार की यादों, अनुभवों और घटनाओं को बोलकर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पहुंचाया जाता है।
इसमें बुजुर्ग लोग अपने जीवन के अनुभव, संघर्ष, त्योहार, रीति-रिवाज, युद्ध, स्थानांतरण, दुख-सुख आदि को कहानी, गीत, लोक कथा या संवाद के रूप में सुनाते हैं। यह इतिहास जीवंत होता है क्योंकि इसमें बोलने वाले व्यक्ति की भावनाएं, आवाज और व्यक्तिगत अनुभव शामिल होते हैं। मौखिक इतिहास उन लोगों की बातें भी संरक्षित करता है जिनका नाम लिखित इतिहास में नहीं मिलता, जैसे सामान्य लोग, महिलाएं, मजदूर, किसान, आदिवासी समुदाय, ठीक है, आदि। दूसरी ओर लिखित परंपरा वह है जिसमें इतिहास को किताबों, शिलालेखों, दस्तावेजों, अभिलेखों और रिपोर्टों में दर्ज किया जाता है। यह अधिक संगठित, अस्थायी और लंबे समय तक सुरक्षित रखता है ना? इससे क्या होता है, यह अधिक संगठित, अस्थायी और लंबे समय तक क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। लिखित इतिहास में तथ्यों की जांच करना अपेक्षाकृत आसान होता है क्योंकि स्रोत उपलब्ध रहते हैं। मौखिक और लिखित इतिहास के बीच मुख्य अंतर यह है कि मौखिक इतिहास भावनाओं, आवाज और जीवंत अनुभवों पर आधारित होता है, जबकि लिखित इतिहास दस्तावेजों और प्रमाणों पर निर्भर रहता है। मौखिक परंपरा में समय के साथ कुछ बदलाव नहीं आ सकते, जबकि लिखित परंपरा जबकि लिखित परंपरा अपेक्षाकृत क्या रहती है, स्थिर रहती है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास लेखन पर जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है, इनके दृष्टिकोणों पर क्या प्रभाव पड़ा है और इनके प्रभाव का ही क्या करना है, आपको विश्लेषण करना है। क्वेश्चन देखिए, समझिए आंसर को। भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास लेखन पर मार्क्सवादी दृष्टिकोण ने एक मौलिक और गहरा प्रभाव डाला, जिसने पारंपरिक राष्ट्रवादी और साम्राज्यवादी आख्यानों की सीमाओं को उजागर किया। इस दृष्टिकोण ने इतिहास की व्याख्या के लिए ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत को क्या किया, अपनाया, जिसमें राजनीतिक घटनाओं के पीछे के आर्थिक कारकों और वर्ग संबंधों पर प्रमुखता से ध्यान केंद्रित किया गया। पारंपरिक इतिहास लेखन के विपरीत मार्क्सवादी दृष्टिकोण ने जन आंदोलनों और समाज के निचले तबकों, किसानों और मजदूरों की स्वायत्त भूमिका को महत्वपूर्ण माना, जिन्हें अभिजात वर्ग द्वारा नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने राष्ट्रवादी नेतृत्व की बुजुर्गवा प्रकृति की आलोचना की, जबकि कुछ ने उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष में कुछ आंदोलनों की प्रगतिशील भूमिका को भी स्वीकार किया। इसने भारतीय इतिहास की समझ को समृद्ध किया और राजनीतिक आख्यानों से हटकर सामाजिक आर्थिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे इतिहास की अधिक समावेशी और वैज्ञानिक समझ विकसित हुई। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, उत्तर आधुनिकवाद को परिभाषित कीजिए। इतिहास पर उत्तर आधुनिकतावादी विचारों की क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। उत्तर आधुनिकतावादी मुख्य रूप से पश्चिमी दर्शन के इतिहास में आधुनिक काल की बौद्धिक मान्यताओं और मूल्यों के विरुद्ध प्रतिक्रिया है। वास्तव में उत्तर आधुनिकतावादी वाद से जुड़े कई सिद्धांत को 18वीं शताब्दी के प्रबोधन के काल के दौरान सर्वमान्य माने जाने वाले समान दार्शनिक दृष्टिकोण का सीधा खंडन कहा जा सकता। हालांकि ये केवल उसी काल तक सीमित नहीं थे। उत्तर आधुनिकतावाद के कई विशिष्ट सिद्धांत किसी न किसी रूप में आध्यात्मिक ज्ञानमीमांसी या नैतिक सापेक्षवाद का गठन करते हैं या उसका संकेत देते हैं। उत्तर आधुनिकतावादी अपनी सैद्धांतिक स्थिति को विशिष्ट रूप से समावेशी और लोकतांत्रिक मानते हैं, क्योंकि यह उन्हें गैर अभिजातीय समूहों के समान रूप से मान दृष्टिकोणों पर ज्ञानोदय के विमर्शों के अन्यायपूर्ण आधिपत्य को पहचानने की अनुमति देता है। उत्तर आधुनिकतावादी 20वीं शताब्दी के दूसरे भाग में दर्शन शास्त्र, कला, वास्तुशास्त्र और आलोचना के क्षेत्र में फैला एक सांस्कृतिक आंदोलन था, जिसने अपने से पहले प्रचलित आधुनिकतावाद को चुनौती दी और सांस्कृतिक वातावरण बदल डाला। उत्तर आधुनिकता के जनक ज्या फ्रांकोइस लयोतार है। सर्वप्रथम उत्तर आधुनिकता वास्तुकला के क्षेत्र में प्रकट हुई, लेकिन इसका विकास दर्शन, साहित्य व समीक्षा के क्षेत्र में भी हो चुका है। उत्तर आधुनिकता व्यक्ति केंद्रित समीक्षा दृष्टि है, जो मानती है कि कुछ भी संपूर्ण नहीं है। यह संपूर्णता का खंडन करती है। यह इस नई विचार शैली में विचारधाराओं, एक निर्देशित दिशा वाले सामाजिक विकास और वस्तुनिष्ठवाद के विरुद्ध संशयवाद, परकता और व्यंग्योक्ति की ओर रुझान प्रचलित हो
तो स्टूडेंट ये अपने क्वेश्चन नंबर 5 कराया था। क्वेश्चन नंबर 6 से आपका देखिए, राष्ट्रवादी और संप्रदायवादी इतिहास लेखन के अंतर की क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपने देखा और इसका देखिए आंसर जो है कि मैं देखिए टाइम नहीं स्टूडेंट्स, आप लोग क्या कीजिए, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इसे धीरे धीरे पढ़ लीजिए ना रोक रखकर। अब आप क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय धर्म और संस्कृति पर उत्तर औपनिवेशिक ऐतिहासिक लेखन पर क्या कीजिए, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन आप लोग पढ़ ले ध्यान से, आप ध्यान से आंसर को भी पढ़िए वीडियो को रखकर। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में सबाल्टर्न अध्ययन पर एक क्या कीजिए, टिप्पणी लिखिए। और आंसर आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर हाल के इतिहास लेखन पर क्या कीजिए, टिप्पणी लिखिए। आंसर यहाँ पर देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10 है, जनोन्मुखी इतिहास की धारणा की व्याख्या कीजिए। इस प्रकार के इतिहास लेखन में क्या क्या मुख्य समस्याएं हैं। और आंसर यहाँ से स्टार्ट है, जनोन्मुखी इतिहास वो इतिहास है जिसमें राजा, शासक, युद्ध और राजवंशों की जगह साधारण लोगों को केंद्र में रखा जाता है। बाकी पढ़ लीजिए आप लोग। स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन नंबर आपका ये है, भूदान आंदोलन, ये आप लोग क्वेश्चन 11 नंबर थोड़ा सही कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स आप यहाँ पे लिख लीजिएगा प्रशस्ति और चरित्र। इस क्वेश्चन में लिखिएगा आप प्रशस्ति और चरित्र, चरित्र ये क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, आपका जो क्वेश्चन है प्रशस्ति और चरित्र है, तो आंसर है ये आपका, देख लीजिए। प्रशस्ति प्राचीन भारतीय साहित्य का वह रूप है जिसमें राजा, शासक और किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की प्रशंसा की जाती है। बाकी जाकर पढ़िए। चरित्र का यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, जाति पर औपनिवेशिक दृष्टिकोण। बाकी ये देखो आप लोग पढ़ते चलो फटाफट रोक कर, तो टाइम नहीं है इसीलिए मैं आप लोगों के लिए आपको अलग से समझा नहीं पा रहा हूँ, मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है जो आपको एग्जाम में पास करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत पर महिलावादी इतिहास लेखन। और लास्ट क्वेश्चन है ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, सूक्ष्म इतिहास। इस तरह से आप देख लिए 14 क्वेश्चन था। ये लास्ट क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, कैम्ब्रिज स्कूल। और अपना पढ़ लीजिए क्या है कैम्ब्रिज स्कूल। ये आपका यहाँ कंप्लीट होता है। ये 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया आपको, और जल्दी से आप इसका प्रिपरेशन कर लीजिए।
एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर हो जाएँगे और इस पीडीएफ को लेने के लिए आप टेलीग्राम में जाइए, पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएँगे और देखिए पीडीएफ में पासवर्ड लगा होगा, पासवर्ड के लिए आपको इंस्टा में आना है, इंस्टा में आपको मैसेज करना है पासवर्ड के लिए मुझे डायरेक्ट, मैं आपको इंस्टा में पासवर्ड दे दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय इंस्पिरेशन बोलो, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।